हाँ तो बच्चों, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का हम दूसरा पार्ट देखते हैं। तो देखो, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इसको पहला हमने जो तरीका था, मेथड था, वो देख लिया था बैलेंस करने का, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हमने बैलेंस कर लिया था। अब हम देखते हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर चेन मेथड के द्वारा रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, पहले हम लोग स्टेप्स को समझेंगे, देन फिर हम उसके बाद में कुछ यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर चेन मेथड, देखिए ये जो मेथड होता है ऑक्सीडेशन नंबर चेन मेथड है, ये मोस्टली सुटेबल है मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए। तो एक तो हालांकि ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूलर के अलावा आप आयनिक रिएक्शंस के लिए भी इसको लगा सकते हो, ठीक है ना, लेकिन मोस्टली सुटेबल किसके लिए है? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए। तो ये हम लिख सकते हैं कि इट इज more suitable for molecular reactions। मॉलिक्यूलर जो रिएक्शंस है उनके लिए ज्यादा सुटेबल होता है। अच्छा आइए इसमें देखते हैं, कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना होता है यहाँ पर है बैलेंसिंग के दौरान है जो। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, वो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली हाफ रिएक्शन है, सबसे पहले तो हम उसको लिखेंगे पहले स्टेप में। अच्छा यही काम हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी यही करना पड़ता है पहली स्टेप में। तो कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली जो हाफ रिएक्शन है सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेंगे। देन उसके बाद में जो अगला स्टेप है, सेकंड जो स्टेप है, उसमें हमें क्या करना है, देखिए फिर हम एटम को बैलेंस करेंगे और एटम को भी उनको बैलेंस करेंगे जो कि ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कि बैलेंस एटम विच शो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज को शो कर रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पे बैलेंस करेंगे। और फिर उसके बाद में देन फाइंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस ऑक्सीडेशन नंबर इन both the in both reactions, बस इतना लिख सकते हो, in both reactions। दोनों जो रिएक्शंस हैं उसमें हम लोग जो इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। उसके बाद में जो थर्ड स्टेप है हमें जो फॉलो करना है स्टेप थर्ड के अंदर, देखो एक इसमें भी वही हमें करना पड़ेगा कि जो मिनिमम इंटीजर है उसके साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि जो इंक्रीज और जो डिक्रीज यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इक्वलाइज हो सके और एक बैलेंस रिएक्शन हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो सके। स्टेप है हमारा थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, एक सुटेबल इंटीजर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विद ए सुटेबल इंटीजर with a suitable integer to equalize increase and decrease ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक सुटेबल इंटीजर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो आपस में इक्वलाइज हो सके। फिर उसके बाद में रिएक्शन को हम लोग ऐड करेंगे एंड ऐड बोथ रिएक्शंस, फिर दोनों रिएक्शंस को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे यहाँ पर है जो। उसके बाद में हमें इसमें एक स्टेप और फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप फोर्थ में हम लोग वो ये सेम यहाँ पर जो पहले हमने किया था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में, इसमें हम लोग क्या करेंगे
कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एटम है उनको यहाँ पे बैलेंस करेंगे, है ना। बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा एटम है उनको बैलेंस करेंगे, और इसके बाद में फिर हम H2O के यूज के द्वारा फिर हम लोग किसको बैलेंस कर लेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। पहले तो बैलेंस किसको करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एटम को बैलेंस करेंगे। देन फिर हम क्या करेंगे, देन बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय यूजिंग H2O। H2O के यूज के द्वारा फिर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें जो ये ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज मेथड है इसमें हमें फॉलो करना पड़ता है। अब इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल से हमें और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएंगी चीजें। तो आइए चलो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं इसको। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जांपल लेते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। आइए तो एक एग्जांपल लेते हैं इसको। जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड का है एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं इसको। देखो यहां पे आपके पास में दे रखा है KMnO4 प्लस अमोनिया, और ये रिएक्शन कन्वर्ट हो रही है MnO2 प्लस KNO3, MnO2 प्लस KNO3 प्लस, और इधर आपका ये दे रखा है KOH प्लस H2, ये दिया गया रिएक्शन के अंदर है। तो सबसे पहले अब इसमें हमें ना चारों स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, वो ये जो इसमें जिनका भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को है हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, प्लस का 7 आएगा, और यहाँ पे Mn का कितना है, प्लस का 4 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका देख लीजिए, इसका हो रहा है रिडक्शन हो रहा है ना यहाँ पे, ये तो रिडक्शन वाली हाफ रिएक्शंस हो गई। और यहाँ पे अमोनिया का देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, माइनस का 3, और यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा इसमें, प्लस का 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो लो ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर में जा रहा है, तो हायर में जाता है तो क्या होता है, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख देंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पे +7 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो दोनों हाफ रिएक्शन है, पहले हम लोग उसको लिख लेंगे। KMnO4 ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, MnO2 के अंदर, और दूसरी जो रिएक्शन है अमोनिया जो है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, KNO3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज है वो कितना आ रहा है, प्लस का 7 है, और यहाँ पे कितना आएगा इसका, प्लस का 4, और यहाँ पे नाइट्रोजन -3 से किस में जा रहा है, +5 में जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो कितने से डिक्रीज हो रहा है, देखो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने से हो रहा है, बराबर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 का चेंज, 3 से डिक्रीज हो रहा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे इंक्रीज कितने से हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये हो रहा है। अब देखो इंक्रीज कितने से हो रहा है, -3 से +5, तो इंक्रीज कितने से हुआ, 8 से हुआ ना। ये दोनों क्या जुड़ जाएंगे ना, आप इसका दोनों का चेंज देखोगे तो आप लोग, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में वो प्लस में, फिर इसको आप लोग इनका चेंज देख रहे हो तो फिर ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितने का इंक्रीज कितने से हुआ, 8 से। तो अगला जो स्टेप है हमें क्या फॉलो करना है, अच्छा एक काम और भी करना है हमें, कि
जो भी एलिमेंट है ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज शो कर रहे हैं उन एलिमेंट को भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। हालांकि ये बैलेंस है इसके अंदर, जैसे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो ये बैलेंस है, उधर Mn एक है इधर भी Mn एक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है किसका, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन भी ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, बैलेंस है, दोनों तरफ है जी। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या था, हमें इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमें निकाल लेना है। ठीक है, फिर जो अगला जो स्टेप है सेकंड स्टेप, वो क्या कहता है इसके अंदर कि जो एक ऐसा सुटेबल इंटीजर है उसके साथ आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिए एक सुटेबल इंटीजर के साथ, ताकि जो इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपस में इक्वलाइज हो सके, और फिर दोनों रिएक्शन को आप लोग ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे आप कितने से मल्टीप्लाई करो, देखो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 8 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और फिर दोनों रिएक्शंस को आप लोग दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे जो डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर और इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल। तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या आ जाएगा 8 KMnO4 और ये कितना आ जाएगा 3 NH3 और 8 MnO2 प्लस 3 KNO, ये बता जाए। ठीक है, अच्छा इसके बाद में हमें एक लास्ट जो स्टेप उसमें क्या बोला गया था, उस स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एटम है उनको बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा और एटम कौन कौन से, देखो Mn तो हमने पहले बैलेंस कर लिया था, Mn ऑलरेडी बैलेंस है इसके अंदर, और नाइट्रोजन भी क्या है, बैलेंस है। Mn और नाइट्रोजन के अलावा एटम और कौन से बच गए, पोटेशियम बच गया इसमें। तो पोटेशियम को हम देखते हैं यहाँ पे कितने पोटेशियम है, यहाँ पे 8 है, उधर कितना है 3 है, तो इसका मतलब पक्का यहाँ पे जो KOH का जो कोफिशिएंट है वो कितना आना चाहिए, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी 5 KOH आ जाएगा सीधा, है ना। तभी तो पोटेशियम बैलेंस हो सकता है ना, हमें 5 करना ही पड़ेगा इसके कोफिशिएंट में यहाँ पर है, ताकि ये पोटेशियम कितना है इधर 3 और ये 5 8 हो सके, इधर भी कितना है 8 है। अच्छा फिर उसके बाद में है नेक्स्ट जो है हमें कौन सा स्टेप फॉलो करना है, हाँ नेक्स्ट आप देख लीजिए। हाँ नेक्स्ट फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे H2O के यूज के द्वारा। तो सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन आप देखिए 8 चौक 32 हो गए इधर, और इधर कितना 8 दूनी 16 और 9 25, 25 और 5 30, तो 2 ऑक्सीजन की कमी है इधर, तो 2 ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पे कितना जुड़ेगा 2H2O जुड़ जाएगा यहाँ पर है जो। फिर उसके बाद में आप लोग हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिए H+ के द्वारा, तो हाइड्रोजन आप देखिए उधर कितना हाइड्रोजन होगा, 2 दूनी 4 4 5 9 हाइड्रोजन है, और इधर ऑलरेडी 9 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक इसमें बैलेंस हो चुका है। तो ये एक बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन हमारे पास में आ चुकी है। तो सेम इसमें भी है, आपको वही है, कोफिशिएंट वगैरह की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है, ऐसे दे देगा इसका एक कोफिशिएंट है, इसका यहाँ पे B है, इसका C गिवन है, यहाँ पे D है, इसका E दे रखा है, इसका F दे रखा है। तो इस फॉर्मेट में आपसे वही है कोफिशिएंट का वैल्यू है पूछा जा सकता है। तो A का मान कितना आ जाएगा इसके अंदर, ये देखिए किसका कोफिशिएंट है, KMnO4 का, तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है, और इसके बाद B जो है किसका कोफिशिएंट है, अमोनिया का, तो अमोनिया का कितना आ रहा है देख लीजिए आप, सॉरी अमोनिया का 3 आ रहा है ना, अमोनिया का 3 आ रहा है। इसके बाद में जो है C कोफिशिएंट किसका, MnO2 का, तो MnO2 का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और KNO3 है, इसका कोफिशिएंट क्या है D है, तो कितना आ रहा है D कोफिशिएंट का मान हमारे पास में 3 आ रहा है, और KOH जो है, KOH का जो कोफिशिएंट क्या है E है, तो E की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो कितनी आ रही है 5 आ रही है, और F की जो वैल्यू आ रही है, F H2O का कोफिशिएंट है, तो F H2O का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये कुछ कोफिशिएंट है जिनके मान अपन निकाल सकते हैं ना। तो इस तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन को है हम लोग यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी से आप लोग इसको निकाल सकते हो, और भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे। बस मेथड सब में सेम रहेगा, मेथड आपको यही अप्लाई करना है। अब इसी मतलब स्टेप्स को यूज करते हुए आप लोग बहुत सारे सवाल से आप लोग सोल्व कर सकते हो। तो बहुत बार एग्जाम में काफी टाइम्स आजकल 2-3 सालों से जो है एग्जाम में एक पैटर्न बना हुआ है कि बैलेंसिंग का रिएक्शन जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में आ ही जाता है, इसका क्वेश्चन है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर वही है, हम क्या कर रहे हैं कि अभी जैसे नीट से पहले है हर चैप्टर वाइज कुछ एनालिसिस करके कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर रहे हैं कि जो एग्जाम में जिसके पूछे जाने की ज्यादातर प्रोबेबिलिटी रहती है।
ठीक है ना। तो नेक्स्ट फिर हम किसी लेक्चर में आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ। तो वही है, उनके कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।